Okay, so I'm sharing my screen. Let me know whether it is visible to you. चलिए, दिख रहा है आप सबको? जी मैम। ओके। तो आज हम कंप्यूटर से शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आईसीटी का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यू कैन से इन आईसीटी इज योर स्क्रीन, योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर सिस्टम. So we have seen कि definition of computer yesterday. What is computer? Computer क्या होता है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है, ठीक है, जिसको कि आप कुछ प्रोग्राम से, कुछ कहना चाहिए सॉफ्टवेयर से उसको इस कैपेबल बनाते हैं कि वो आप जो भी चाहते हैं, उससे जो भी काम कराना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर को यूज करके वो उस की हेल्प से आपको वो आउटपुट देता है। चाहे आप म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई चीज रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, या आप किसी सर्विसेज का यूज करके कुछ और देखना चाह रहे हैं, या किसी और के बारे में जानना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया हो, क्लाइमेट हो, है ना, किसी और का ऑडियो वीडियो टेप हो, टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, फाइल हो, तो उन सब के लिए कुछ चीजें उसमें उस मशीन में होती हैं। बेसिकली कंप्यूटर जो है, आजकल का कंप्यूटर, वो डिजिटल ऑपरेटेड डिवाइस है, जिसको जो कि नंबर्स को पढ़ता है, नंबर्स को देखता है। तो ओरिजिनली जो कंप्यूटर वर्ड आया, ये आया है कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, है ना, दैट मीन्स गणना करना. So computer is, you can say, a electronic device because it uses the electronic equipments, electronic circuits, and it is a programmable machine. And basically you can say कि the two principal characteristics of a computer that you have to keep in your mind, that it respond to specific set of instructions, what we call, and that too in a well defined manner, for the execution of your input or whatever command you give to that machine. So it can execute a pre-recorded list of instructions. Un list of instructions, we call it a program. And more specifically, they are the software content of a whole ICT system, whole computer. And what we can do, it has the ability to store the information or data, retrieve the data, you can take out and process the data. So you may already know that you can use a computer to type any document, you can send the text or the image to somebody else through email, you can play some games, and you can browse the web to get more knowledge, more information which is available in the internet. तो कंप्यूटर एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों? क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अलग हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलग हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस अलग हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, कुछ पीसीबीज होते हैं, चिप्स होते हैं, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे स्विचेस होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कहना चाहिए कि you cannot see each and every small devices which are there in a single chip में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्विचेस, ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो आप नहीं देख सकते, और वो बहुत कम वोल्ट पे काम करते हैं. तो इसीलिए उनको कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी इतनी एक्यूरेट होती है, इतनी परफेक्ट होती है, और इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो इंफॉर्मेशन और डेटा को. तो ये सारे जो सर्किटरी है, उससे एक चीज बनी है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं. और इस कंप्यूटर में आप किसी चीज को, किसी डेटा को रख सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो. उस जो उसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके थ्रू आप
और भी काम कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो, बना सकते हो, और उन डॉक्यूमेंट्स को या फाइल्स को दूसरे को भेज सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, मूवीज, ऑडियो, कुछ भी आप देख सकते हो आज के करेंट डेट में। पहले नहीं था, लेकिन डे बाय डे जो है जितना कि एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इवन आप बोल करके भी बहुत सारी चीजें जो है नाउ डेज, मतलब एक कॉमन आदमी एक कंप्यूटर को यूज कर सकता है। आज से कुछ साल पहले तक, मतलब 10-20 साल पहले तक, कोई आम आदमी उस कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, एक पर्टिकुलर आपको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि उसके लिए कुछ कमांड्स होते थे, कुछ लैंग्वेजेस होती थी, उसी को कंप्यूटर समझ सकता था। लेकिन क्योंकि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, नाउ डेज वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कॉमन आदमी भी उसको यूज कर सकता है यदि उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। ठीक है। Now we come to the next topic, that is the types of computers. This is again an important topic. वैसे important है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से किस तरह से आपने क्लासिफाई किया है, कितने पार्ट्स हैं, कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, या एनालॉग क्या है, या डिजिटल क्या है, या माइक्रो क्या है, मिनी क्या है, या इनका सीक्वेंस क्या है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो आता है। So there are different types of computer technology available these days, depending upon the function, what function they do, and depending upon the size, their configuration and generation. तो broadly जो है वो 3 टाइप से हमने इसको क्लासिफाई किया है। फंक्शन के हिसाब से, किस तरह के सिग्नल को वो ऑपरेट करता है, किस तरह से वो आउटपुट देता है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आपको इस एक मशीन से क्या चाहिए, आप क्या उससे काम लेना चाहते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर में आ जाएगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन द साइज, उसका साइज कितना बड़ा है और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसमें किस तरह की मशीनरी है, उसको किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, और फिर जनरेशन जो मैंने कल भी बताया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन तक जो है हम उसको क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में ऐसा माना गया कि भाई 90s के बाद से जितने भी कंप्यूटर, लेट 80s और 90s से जो भी चल रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो से लेके अब तक वो फिफ्थ जनरेशन में ही काउंट करते हैं। So there are different types of computer technology. So we have divided on the basis of their function, size, configuration, their that data handling capacity and generation. So depending upon first हम इसका function का ले लेते हैं। So depending upon the function, what is the working principle they are based on, or and their data handling capacities, they are divided into 3: analog, digital, and hybrid. So analog computer, again analog का meaning मैंने आपको बताया था कि continuous data को process करना, जो कि discrete नहीं है, जो कि break नहीं होता है। ठीक है। So analog computers are outlined to process analog data. Analog data is, you can say, numerical values, but at each instant you are having a different value. So continuous data, the data is varying continuously and cannot have the discrete values. So analog computers are utilized primarily to measure the physical units like voltage, current, pressure, temperature. जैसे earlier yesterday I have explained you कि current is flowing continuously, right? Like a voltage, current, pressure, temperature, room temperature or atmospheric temperature. It varies continuously throughout the day and night. So to measure such quantities which varies continuously with time, so for measuring such quantities we must have analog computers which based on analog functionality. So, and then they convert into digits, and such computers mostly used for in scientific research and engineering and industrial applications.
For example, you must have seen speedometer, which is there in your car or in your bike, which measures the speed continuously, right? As you run your vehicle, the speed continuously changes. All right. So that for the measurement of such quantities, you need some computer, some small device to measure such continuously varying data. And then mercury thermometer. Nowadays we are having digital thermometer, which shows the temperature of your body in digits. Earlier, you might have seen mercury thermometer, which is kept in your mouth or under your armpit, and then the mercury level rises up, and you read the number or the temperature there. So, and then there are some operational amplifiers which we use in electronic labs. Then integrators, they are also used in labs and in some factories and industries. So such types of computers are analog computers. Now digital computers, as the name suggests, अच्छा हिंदी में भी बता देती हूँ. तो एनालॉग हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस जो वेरी करते हैं, जैसे टेम्परेचर जो है आपका रूम का या बाहर का, वो हमेशा चेंज होता रहता है. करंट और वोल्टेज जो सर्किट में फ्लो होता है वो भी वेरी करता रहता है. तो उसको मेजर करने के लिए एक ऐसा डिवाइस आपको चाहिए जो कि टाइम के हिसाब से उसको देखे. यदि अलग अलग टाइम पे सिग्नल जाएगा तो आपको वो कंटिन्यूस पिक्चर या कंटिन्यूस रीडिंग आप नहीं ले सकोगे. तो इसलिए उस के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए स्पीडोमीटर, जो कि आपकी गाड़ियों में होता है, चाहे वो कार हो या आपका बाइक हो, तो उसमें आप स्पीड को मेजर करते हो. जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे चलती है वो कंटिन्यूसली आपको ट्रैक करता है आपकी स्पीड, कि आप किस स्पीड से जा रहे हो. उसी तरह से जो प्रेशर है, चाहे वो एयर प्रेशर है या फिर वाटर प्रेशर है या इवन आपके ब्लड प्रेशर है, उसको मेजर करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें. और थर्मोमीटर जो कि आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है. अभी आप डिजिटल को भी देखते हो, और पहले मरकरी के थर्मोमीटर आते थे जिसमें कि रख करके मरकरी जो है वो एज आपका बॉडी टेम्परेचर वो राइज करता था एक स्केल पे, और फिर उस स्केल पे आप पढ़ करके आपको वो टेम्परेचर पता चल जाता था. और ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इंटीग्रेटर्स, ये जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि जहाँ पर भी नीड होती है वहाँ पर इसको यूज करते हैं. डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल जो कंप्यूटर हैं वो डिजिट्स पे करते हैं, जो न्यूमेरिक्स हैं, जो कि खास करके बाइनरी डिजिट्स पे. बाइनरी का मतलब है 2 डिजिट्स, 0 और 1. इस सारे जो इनपुट है, जो भी आप उसमें फीड करते हो कंप्यूटर में, वो इन लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन में जो है जीरोस और 1 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होता है. एंड देन जो है वो कंप्यूटर को समझ में आता है कि आप क्या चाह रहे हो उससे. उस हिसाब से फिर वो प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट भी वो इसी में देता है. फिर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि आप जिस लैंग्वेज में उसको समझते हो या आपको जो जिस फॉर्म में आउटपुट चाहिए वो उस फॉर्म में आपको मिलता है. So the digital computer is, basically it is to execute calculation and logical operation at very high pace, very high speed. So such computers are proficient in solving problems in discrete format. उससे क्या होता है कि आपको बहुत फास्ट आपका काम होता है कि इतने टाइम में अप्रॉक्सीमेटली जो सिग्नल है या जो इनपुट है वो इतना जाएगा. तो फास्ट होता है काम. एनालॉग में थोड़ा स्लो होता है. So it requires a raw data as input in the form of digits or binary numbers and process it with a program stored in its memory to produce the output. And then it can implement arithmetic operation. हम आगे पढ़ेंगे computers के components में कि उसके बाद में arithmetic operation, logical operations होते हैं. अब arithmetic means it is related to mathematics, addition, occurrence, subtraction, multiplication, division. जिस भी तरह से उसको वो रिजल्ट तक पहुंचता है कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह के लॉजिक जो है वो अप्लाई होते हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. सो ऑल सॉर्ट ऑफ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज वेल इज डन इन सीपीयू
And all modern computers like our laptop or desktop, including our phone, all right, calculators and tablets, even digital watches, anything, any digital, any electronic device which is based on digits, it performs on the same, uh, uh, you can say the same way of operation. The processing is same, more or less same, because their purpose is different. So somewhat there is difference, but they must have some, memory, some chips to process the data, and some accounting machine, workstations, digital clocks. So all these things which we use at our home or office, they are digital computers. Now, third one is hybrid computer. Hybrid computer, hybrid, as the name suggests, it is a mix of the two. It record the analog input, and it displays into analog version as well as in digits. तो digital and analog दोनों का mixture जो है वो है hybrid computer. So hybrid computers, as the name signifies, exhibit feature of both the computers, and it is fast like an analog computer has a memory and accuracy like those of a digital computer. So it can process both continuous and discrete data, and it takes both the signals as input and transform into digital form before processing them. So these types of computers are extensively used in specialized application where both analog and digital data are processed. जैसे कि you have seen, in a processor is there in petrol pumps. Petrol pumps में जो है वो आपका उसने कितना पेट्रोल डाला आपके गाड़ी में, है ना, वो एनालॉग की तरह आता है, लेकिन उसके जो लीटर्स हैं, उसका जो अमाउंट है, या फिर जो ह्यूमिडिटी है, वो सारी चीजें जो है वो डिजिट्स में भी आपको शो होता है. तो इस तरह से जो है वो फ्यूल को मेजरमेंट करके और क्वांटिटी और प्राइस में डिजिटली वो कन्वर्ट करके आपको बताता है. तो इस तरह से, और सेम तरह से जब आप मेडिकली यदि कभी आपने फेस किया हो कि जो आईसीयूज होते हैं, या उसमें जो पेशेंट की नर्व है, या जो भी उसका ऑक्सीजन लेवल है, हार्ट बीट है, या ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले होती हैं एक बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे. उसमें ये वाले जो सिग्नल हैं, दे आर एनालॉग सिग्नल्स, ये आपको बताते हैं. और यहाँ पे डिजिटली दे शो द नंबर्स कि एवरेज जो नंबर है वो कितना जो है उसका बॉडी टेम्परेचर है, या ब्लड प्रेशर है, वो हार्ट बीट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ जाती हैं. तो इस तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर्स का भी बहुत जगह पे यूज है. चलिए, now the next classification of computer is based on the size. So based on the size, they are basically of 4 types: supercomputers, mainframe computers, mini computers, and microcomputers. All right, let's see one by one. जो क्लासिफिकेशन है साइज के हिसाब से, वो फिर से 4 तरह का है ना. सुपर कंप्यूटर इसमें है, और मिनी कंप्यूटर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज की किस किस तरह से साइज है. तो सुपर कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा होता है, मेन फ्रेम का उससे थोड़ा छोटा होता है, मिनी का उससे थोड़ा छोटा होता है, और माइक्रो का उससे भी छोटा होता है. तो जो हम यूज करते हैं वो माइक्रो की कैटेगरी में आता है. Depending upon the function, depending upon the application, the need, they are used in different fields. So first we'll see microcomputer. So microcomputer is also recognized as personal computer. जैसे PC हम कहते थे पहले, अब हम, क्योंकि डेस्कटॉप होता था पर्सनल कंप्यूटर, nowadays we use laptops, जिसको कि आप अपने लैब पे रख के काम करते हो, देखते हो, या यूज कर सकते हो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो पहले होते थे उनको यू कैन नॉट, दे आर नॉट पोर्टेबल टाइप. So you have to sit at one place and do whatever you want to do on the desktop. So these are comparatively economical. Earlier days, the computers were very, very costly, and they need so much
precautions to handle the temperature. The speed is not much, and also the power consumption is much more. Nowadays, it is affordable type. So microcomputers are small computers incorporating माइक्रोप्रोसेसर, सीपीयू, सीपीयू हर जगह होगा, मेमोरी हर जगह होगा, स्टोरेज के लिए एरिया या उसके लिए जो एक सर्किट है वो अलग से होगा, इनपुट यूनिट होगी, आउटपुट यूनिट होगी. सो इन ऑल द माइक्रो कंप्यूटर contains all in one. So it is a general purpose computer that is outlined for personal use. Such computers are made with minimum circuitry mounting over a single circuit board, जिसको कि हम motherboard बोलते हैं, and they fit on a personal work that may be making an assignment or office work or your personal leisure, whatever you want to do with the computer, do with the machine, or you want whatever form or whatever way you want to use, you can use. So examples, as I told you, it is desktop, laptop, tablet, smartphones, all come under the microcomputer. Now mini computers are comparatively smaller than mainframe but larger than microcomputers. So between the mainframe and microcomputers, they exist, and mini computers are digital and multi-user computer systems. They are also having CPU, but because they are larger than microcomputers, they, depending upon the application and need, they may have more than one CPU. So multiple user can work on these computers simultaneously. So mini frame computers are employed in institutions, in organizations, depending upon their application, their need, and whatever they want, like for billing purpose, for accounting, for record management, to have a database like in educational institutions or in government sector or in banking sector. So depending upon the need, they are used. Now mainframe computers are utilized. हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिनी कंप्यूटर है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसकी सर्किटरी ज़्यादा होती है, इसका जो काम है, इससे जो काम लिया जाएगा वो एक पर्सनल कंप्यूटर के काम से ज़्यादा काम होता है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा का स्टोरेज या फंक्शनैलिटी इसकी बढ़ जाती है. जो भी तरह से हम काम करते हैं उसमें मल्टी फंक्शनैलिटी होती है, तो इसलिए एक सीपीयू से ज़्यादा भी सीपीयू यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितना डेटा स्टोर करना है, कितना काम उससे करवाना है. तो इसलिए जो मिनी कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है. नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा, मिनी का मतलब भी छोटा, लेकिन माइक्रो से वो बड़ा होता है. तो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है या एजुकेशनल सेक्टर है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपना डेटा रखना है अपने एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का या फिर रिसर्च स्कॉलर्स का, तो उसके लिए जो है कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो मिनी कंप्यूटर्स के रेंज में आएंगे. नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो और भी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि जो सेंट्रल कह लो, एक तरह से एक सिटी को कह लो, या और उसके बाद में आप बढ़ जाओ तो एक बहुत सारी सिटीज हो जा सकती हैं, एक स्टेट हो सकता है या 2-4 स्टेट हो सकते हैं, या फिर पूरा एक कंट्री हो सकता है. तो उस तरह का कोई डेटा यदि हमें स्टोर करना है या प्रोसेस करना है, तो उसके लिए जो है हमको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यानी कि और भी ज़्यादा मल्टी फंक्शनैलिटीज होते हैं टू मैनेज बल्क डेटा. So they are designed as a mainframe. They are designated as mainframe computers. So they are multi-programming, high performance and multi-user computers, which implies they can manage the workload of more than 100 users. जैसे 100 यूजर एक साथ यदि काम कर रहे हैं उसमें,
या अपना अपना काम जो है कर रहे हैं किसी एक चीज को एक्सेस करके, तो वो एट अ टाइम इतने लोग उस पे काम कर सकते हैं, अपना अपना अलग अलग एक सिस्टम लेके, लेकिन जो मेन सिस्टम है वो एक ही होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो स्टोरेज कैपेबिलिटी भी इस तरह के कंप्यूटर की ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, तभी आप काम कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। द मेन पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग मैनेजिंग कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, सेंसेक्स और heavy data in a single device. So mainframe computers therefore are mainly employed by the departmental and commercial organizations, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेस बहुत जगह पे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके की ऑफिसेस हर जगह पे हैं, रेलवेज है या इस तरह का जो एक स्टेट से ज़्यादा जगह पे होगी, या फिर पेइंग एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन सब चीज़ों का जो के लिए जो कंप्यूटर्स चाहिए वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। Then supercomputers. Supercomputers come under the biggest, fastest, powerful, and most expensive type of computer for processing the data type. क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े हॉल इनको चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा और बहुत सेंसिटिव डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और इस तरह का कह लो कि एक चीज़ को नापने के लिए जब आपको बहुत सारी डेटा की ज़रूरत होती है, जैसे कि कॉस्मॉस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मेटेरोलॉजिकल के बारे में, अंडर ग्राउंड क्या चीज़ें हैं उसके बारे में यदि आपको, या फिर वेदर कंडीशंस क्या हैं, वेदर जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस को प्रोसेस करने के लिए यू नीड सो मच डेटा कि उसका ह्यूमिडिटी क्या है, उसका हर हर छोटी छोटी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके, फिर प्रोसेस करके एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। तो इसलिए बहुत सारे जो छोटे छोटे और बहुत इम्पोर्टेंट डेटा को प्रोसेस करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए यू नीड a very efficient and very, you can say, sensitive devices. So they are designed to process an immense amount of data. A supercomputer can treat trillions of instructions or directions in 1 second. Trillions of instruction and direction in 1 second. Just think, trillions मतलब कि कितना होता है trillions? Trillions of instructions in a 1 second. 10 lakh. 10 lakh. Sorry? No. 10 lakh presents to trillion, madam. 10 lakh is 1 million. It's trillion. Trillions of instructions. हम यहाँ यूज नहीं करते हैं, इंडिया में भी यूज लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से यूज करते हैं, बट इंटरनेशनली यदि कहें तो हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे यूज करते हैं। My meaning is the 10 lakh is the 1 million. हाँ, then, multiply, then it becomes billion, trillion. So that's what I'm saying. In trillion, there are 12 zeros. 10 raised to 12. 10 raised to 12 is trillion. तो इतने इंस्ट्रक्शन को वो 1 सेकेंड में प्रोसेस करता है, जस्ट मतलब हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, वी कांट थिंक ऑफ कि इतने इंस्ट्रक्शंस को जो है वो प्रोसेस करके 1 सेकेंड में आपको एक रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो इतना सेंसिटिव डेटा है कि एक कुछ भी चीजें छूट गई तो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसलिए इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड माइक्रो प्रोसेसर्स, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं उस कंप्यूटर में होते हैं। एंड सुपर कंप्यूटर आर स्पेशली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस सच एज weather forecasting, quantum mechanics, climate research, and various scientific simulations, nuclear energy research, etc., where high level of performance is required, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता की ज़रूरत है, जहाँ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एक्यूरेसी की ज़रूरत है, कुछ भी फॉल्ट की गुंजाइश कम होनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये सुपर कंप्यूटर है। एग्जाम्पल जो है इसका IBM रोड बर्नर है। इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर, यहाँ पर फर्स्ट कंप्यूटर है, राइट? सो इट इज TIFRAC, दैट इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एक इन्होंने बनाया था, उसको हमने माना। लेकिन जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। परम का मतलब है पैरेलल मशीन, शॉर्ट वर्जन है परम। और ओके, तो इस तरह से आ रहे, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? इट इज विजिबल? Yes, ma'am. ओके। अभी लेटेस्ट में देर आर टू मोर परम, नॉट परम, super computers. One is Eravat, which is supposed to be the largest and fastest supercomputer of India. और भी बने होंगे, एक मिहिर करके भी है सुपर कंप्यूटर, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटेरोलॉजी में है, पुणे में। तो एक एक को परम जो सिद्धि, ये जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यहाँ पे बताया है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये हमने कर लिया। अब आता है थर्ड जो क्लासिफिकेशन का मोड है, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसके हिसाब से भी जो है क्लासिफाई किया गया है कंप्यूटर्स को। सो देर आर ओवरऑल 5 generations: फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। So it started from you can say mid 40s। mid 40s में जो है थोड़ा थोड़ा, मतलब काम इसमें बहुत पहले से हो रहा होगा, पर जब फंक्शनैलिटी में आता है, जब हम उसको यूज करने लगते हैं किसी भी डिवाइस को, किसी भी इनोवेशन को, तब हम उसको कंसिडर करते हैं कि यस, नाउ इट एग्जिस्ट फॉर द वर्ल्ड टू वर्क ऑन। तो उस हिसाब से द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इफ यू कैन से द टाइम पीरियड, इट कवर्स 1946 to 59, और रफली यू कैन से मिड ऑफ 40s टू लेट ऑफ 50s, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। सेकेंड जनरेशन जो है वो 59 से 65 तक था, मीन्स लेट ऑफ 60s टू मिड ऑफ, नॉट लेट ऑफ, स्टार्टिंग ऑफ 60s टू मिड ऑफ 60, और मिड ऑफ 60 से एंड स्टार्टिंग ऑफ 70 जो है वो थर्ड जनरेशन में था। और फोर्थ जनरेशन जो है वो 71 to 80, अराउंड 10 years फोर्थ जनरेशन, और मिड ऑफ 80s कह सकते हो आप। और उसके बाद में प्रेजेंट डे तक जो है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन है। नाउ इन फर्स्ट जनरेशन, जस्ट हैव अ लुक कि हाउ कंप्यूटर looked at that time. So this is the computer where no input device, no output device you have seen. जो यहाँ पर साइड में जो यहाँ पर इस तरह के जो ये मीटर्स लगे हैं, that shows the result. इनपुट जो है वो मशीन लैंग्वेज में एक तरह से पंचिंग या इसके थ्रू दिया जाता था, और इसको सेटअप करने के लिए यू नीड अ होल रूम, अ सिंपल कंप्यूटर। दे आर नॉट सुपर कंप्यूटर्स, ऑलराइट, दे आर सिंपल कंप्यूटर, सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन्स। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, सिंपल ऑपरेशन के लिए दे वर यूज्ड। सो दे लुक लाइक दिस, नो कीबोर्ड, नो डिस्प्ले बोर्ड, नथिंग। Second generation computer look like this, so large. Again, a large table and this. And then third generation, it look like this. Here you can give input through this keyboard. यहाँ पर भी कुछ keys हैं, but not like alphanumeric boards नहीं है, यहाँ पर है. And this is the CPU and this is the display board, और ये CRT based ही है. And then the fourth generation from 70s to 80s और mid 80, यहाँ पे इंडिया में तो ये 90s में भी था, इसी तरह का था। तो इस तरह के कंप्यूटर में भी you can find this is the CPU, this is your display screen, and
this is the keyboard. इसको you can connect to the printer and you can get the result और output जो भी आप चाहते थे. Now 5th generation में जो है डेस्कटॉप भी, ये सारे जो दोनों हैं, ये डेस्कटॉप वर्जन है और इसके लिए तो ये एक आप टेबल पे रख सकते थे. बट जो सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के लिए एक पूरा रूम चाहिए आपको. सेकेंड जनरेशन के लिए भी एक रूम में मेरे ख्याल से 2 रख सकते हो आप, इतना लार्ज है ये. और जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन का है, यू कैन कीप देम ऑन योर टेबल एंड you can work. And 5th generation में तो in a room there may be so many desks and so many laptops. Sorry, desktops. Desktop में ये flat screen आ गया यहाँ पर CRT था जिसके पीछे भी projection रहता था. और nowadays desktop भी जो है वो कुछ जो professionals हैं वो use करते हैं. Normal जो है काम यदि आपका है तो वो laptop से भी आप कर सकते हो. So let's see one by one. So first generation computer, that is from 1940s to late 50s. So this, the technology behind the primary generation computer was a fragile glass tubes. Glass devices होती थी, glass tube होते थे जिसको कहते थे vacuum tubes. जैसे कि आपका ये बल्ब होता है, not LED bulb, earlier bulbs, वो भी उसमें भी vacuum रहता है अंदर. तो उसी तरह से अंदर जो है, जो हमारा बल्ब है उसमें वी हैव फिलामेंट जो हीट्स इलेक्ट्रिकली, जब आप उसको करंट देते हो वोल्टेज से, वो फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है और लाइट आती है. वैक्यूम रहता है. वैक्यूम का मतलब है एब्सेंस ऑफ एयर. सो दीज कंप्यूटर्स वर वेरी हैवी एंड रियली लार्ज इन साइज. अब ये भी जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये एक तरह से इसमें डायोड होता था अंदर. तो sorry, so these weren't very reliable and programming on them was very difficult, a tedious task you can say, because they used low level programming language, and because at that time there was no operating system. And as we have seen, in one room a single computer was placed. So to install the machine in a room and then to work on it is a very difficult job, and it requires a very large space, very large power consumption, and also you can say, and the speed was also not much, where they are very slow, and the storage capacity, their functioning speed, and all the control purpose, all are is very less, we can say. So the first generation computer was used only for calculation, to store some data, not much, and to control some of the activities, to like some purposes as the need. And they were very bulky, large, and need a full room, consume lot of electricity. Examples of first generation are IBM. IBM is the first company which makes the computer. So IBM 650, then 701, ENIAC, and UNIVAC. So these are the examples of first generation. So this is in a tabular form. It is the whole information is there. So the electronic equipment which was used is vacuum tube. Programming language is machine language, low-level language. Main memory were magnetic tapes and magnetic drums. Capacity is very less. And input devices are paper tap and punch cards. Through the punch cards, they they punch the information, or you can say the input, and then they put into the circuit, and accordingly the device, the computer works and store or process the data. Then speed is very slow and size is very large. Second generation computers, the electronic device used are transistors. Second generation computers use the technology of a transistor. Transistor आ गया था उस समय, जो कि इस तरह से दिखता है. ये एक
ये अर्लियर वर्जन नहीं है, अर्लियर तो थोड़ा और बड़ा होता था। बात का ये एक स्विच है जो कि यहाँ पे दिखाया है। रादर देन द बल्की वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर यूज किया। अनदर फीचर वाज कोर स्टोरेज, जो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है ज़्यादा अच्छी थी उससे। एंड ट्रांजिस्टर यू कैन से इट इज़ मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि चीपर होता है, सिलिका और इससे बनता है। सेमीकंडक्टर का मतलब है कंडक्टर तो है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस दे पास द इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज दे आर ऑफ। तो ये एक तरह स्विच की तरह काम करता है। So the use of transistor made it possible to perform powerfully, and speed get increased, and it reduces the dimension and price also dimension। और यदि raw material कम लग रहा है या जो मटेरियल लग रहा है वो चीप है, तो आपकी प्राइस कम हो जाती है। जो डिवाइसेस हैं वो छोटे हैं, तो जो साइज है आपके डिवाइस का वो कम हो जाता है। एंड ऑल्सो दे आर नॉट वेरी हीटेड अप, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये ऑफ ऑन होते रहते हैं। So which was generated by the high heat was generated by the vacuum tubes। and central processing unit, memory, programming जो language है वो आई इस समय, और input and output units जो हैं वो भी इस generation में आई, second generation में। So programming language was assembly and machine language and made programming comparatively a simple task for the programmers। तो किस तरह से उस डिवाइस को यूज करना है, ये comparatively लोगों को आ गया, उनको ट्रेन किया गया, कुछ लैंग्वेजेस सिखाई गई उनको। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जो मेन कंपोनेंट है सेकेंड जनरेशन का, वो है ट्रांजिस्टर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो वही थे, मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड। एंड जो आपके पावर और साइज था, दे आर स्मॉलर इन साइज, पावर कंजम्पशन इज लो as compared to the first generation computers, and they generated less heat in comparison with the first generation computer। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, what was the time period, 64 to 71, and they use electronic कौन सा सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ व्हाट डज इट मीन इंटीग्रेटेड, मतलब एक चिप में बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट किया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, बहुत सारे आईसीज को, सॉरी आईसी खुद में ही बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो ड्यूरिंग दिस थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी gets a shift from huge transistor to integrated circuit, also referred as IC। and here variety of transistors were placed on a single chip, silicon chip, जिसको कि semiconductor chip कहते हैं। and the most feature of this era computer was the speed and reliability। स्पीड जो है वो बढ़ गई एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, एंड रिलायबिलिटी मतलब उसका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गई, तो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। एंड आईसीज वाज मेड फ्रॉम सिलिकॉन, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर मेड ऑफ आईसीज आर मेड ऑफ सिलिकॉन, देयरफॉर देयर आर इट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन चिप्स। and a single IC has many transistors built on a thin slice of a silicon। एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर जो है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया जाता है, सोल्डर किया जाता है। सो मिनी कंप्यूटर्स फाइंड देयर शेप ड्यूरिंग दिस एरा। यहाँ से जो है वो मिनी कंप्यूटर जो इन्हें शेप लेना शुरू किया। नाउ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कौन सी लैंग्वेज थी, अब लैंग्वेजेस जो हैं वो एडवांस हुई, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स किस तरह के लैंग्वेज को, किस तरह की चीज़ों को पढ़ सकेगा, उसके लिए अलग से लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात को कंप्यूटर तक आपको पहुंचाना है कि वो किस तरह से वो टास्क पूरा करे, हाउ टू अकम्प्लिश द टास्क विच यू वांट द कंप्यूटर कैन डू फॉर यू। तो फॉर दैट देयर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। मेमोरी जो है लार्ज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क जो है वो मेमोरी डिवाइसेस की तरह यूज हुए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगेन मैग्नेटिक टेप था, आउटपुट डिवाइस जो था मॉनिटर, कीबोर्ड इनपुट था आपका, प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस थे। इस तरह से जो है वो थर्ड जनरेशन में आया। नाउ फोर्थ जनरेशन इज अ वेरी यू कैन से
revolutionized generation of computers, because here microprocessor used as a electronic device. 71 to प्रेजेंट आप कह सकते हो, वैसे तो प्रेजेंट नहीं कहेंगे इसको, फिफ्थ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट हम कहते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है. सो इन दिस इट इज, यू कैन से मिड ऑफ 80s जो है वो आप फोर्थ जनरेशन कह सकते हो. But here microprocessor were used and a large scale of integration, LSI जिसे कहते हैं, this type of circuit, LSI, large scale integration circuits built on a single chip, जिसको कि microprocessor कहा गया. And the most advantage of this technology is that one processor can contain all the circuits required to perform the arithmetic and logic unit and the control functions on a single chip. So this computer using microchips were called microcomputers. So microcomputers जो है वो इस समय बने. So this generation provide even smaller size of computers with large capacities, large storage capacity, data handling capacity, their accuracy, their reliability get increased, storage power get increased. So technologies like multi-processing, multi-programming, time sharing, their operating speed and their virtual memory gets improved. And they are user friendly, means a person who is familiar and who can, get a small training can use a computer. So user friendly and customary device. So the concept of private computers and computer networks came into being within the fourth generation. इस तरह से the main electronic component था वो था very large scale integration, or you can say microprocessors, has thousands of transistor on a single chip. And then memory, semiconductor memory जो था वो RAM और ROM यूज किए गए. Input and output devices जो हैं वो pointing devices, optical scanning, keyboard, monitor and printer. तो इस तरह से ये आपका हुआ. और फिफ्थ जनरेशन, किसी ने कुछ मैसेज ड्रॉप किया है क्या? ओके, यू हैव अ क्लास आई थिंक, नो? Yes, ma'am. ओके. So let's end our session here itself. I think most of the things will be clear to you, or if you want to ask, you can ask.